जय हिंद एवरीवन। द ऑलिव ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होने वाला है। काफ़ी दिनों से काफ़ी डिमांड्स भी आ रही थी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस तो हमने बनाए हुए थे लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम्स थे, वहाँ बिजी था और वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। थोड़ा आज जाके फ्री हुआ हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो हमारा एफकेट का एग्ज़ाम होता है उसमें मेजरली हमें 6-7 महीने के करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेफर साइड चलने के लिए मैंने जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स को कवर किया है। और करंट अफेयर्स को जब एमसीक्यू फॉर्मेट में हम कवर करते हैं तो हमें खुद को एक आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर कैसे सोचता है किसी न्यूज़ को देख के। ठीक है, आप भी कल को अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप भी आइडिया लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल में से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जब आप थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचोगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा करंट अफेयर्स पढ़ना। तो चलिए सबसे पहला हम जो क्वेश्चन देखते हैं, जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो हाल ही न्यूज़ में था, तो वो कौन सी इंडियन स्टेट में है। अब इसका आंसर पहले बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम सियांग रिवर के बारे में देखते हैं। सियांग रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे होता है? माउंट कैलाश। माउंट कैलाश तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और असम में किसके साथ मर्ज करती है? असम में ये दिबांग दिबांग एंड लोहित के साथ ये मर्ज करती है। उसके बाद जो इनका कॉमन फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, और जो ये अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इसकी कितनी 11,000 इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का कोई रीजन तो होगा, ऐसे थोड़ा ना इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करेगी। तो जो तिब्बत वाला रीजन है जहां से ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है वहां पे चाइनीज प्रेजेंस काफी बढ़ गया है, तो उसको टैकल करने के लिए हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाइना ऑलरेडी बना रहा है इसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, तो जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड विच कमिटी टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से। तो यहाँ पे पूछा है हरमनप्रीत सिंह कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था वो किस किस को मिला था। वो डी गुकेश जो कि चेस के प्लेयर हैं उनको मिला था, और मनु भाकर जो शूटिंग आइकन है उनको मिला था। थर्ड प्रवीण कुमार जी जो कि पैरा एथलीट हैं उनको मिला था। तो जो हमारे पास फोर्थ हैं जो हरमनप्रीत सिंह, तो उनको पूछा है कि वो कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर होगा हॉकी। वो हॉकी के हमारे कप्तान भी हैं और उनको 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम प्राइमरली किसके द्वारा मैनेज की जाती है, कौन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम है क्या। ये एक 12 मंथ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। 12 मंथ पेड इंटर्नशिप कौन सी एज ग्रुप का यूथ देखते हैं हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 21 to 24, 21 से 24 साल का युवा जो यूथ है उसको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, तो प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी एक और टॉपिक न्यूज़ में था इंटरपोल का सिल्वर नोटिस का पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट में अराउंड 51 मेंबर्स नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट करा है और इंडिया भी उनमें से एक है। तो सिल्वर जो इंटरपोल होता है वो काफ़ी कलर कोडेड नोटिसेस निकालता है। ठीक है, तो सिल्वर नोटिस न्यूज़ में तो पूछा जा सकता है कि किसके लिए सिल्वर नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्पेशल नोटिस इशूड टू ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स। जो उनके एसेट्स हैं, उनकी बिलोंगिंग्स है, उनको ट्रेस करने के लिए हम सिल्वर नोटिस जारी करते हैं। और जो नोडल एजेंसी है इंडिया में, जो नोडल एजेंसी है जो इंटरपोल के मैटर्स को देखता है वो है सीबीआई। सीबीआई इंटरपोल के मैटर्स को देखता है। तो जो सिल्वर नोटिसेस इंडिया में इशूड होंगे उनको कौन देखेगा? सीबीआई।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 है, उसमें टॉप स्टेट कौन सी थी? तो टॉप स्टेट तो ओडिशा थी, लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा ये इंडेक्स है इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो आपने ध्यान रखना है कि 5 इंडिकेटर्स यूज होते हैं इसमें। इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आता है, अभी यूपीएससी में भी किसी एग्जाम में आया था, शायद ईपीएफओ में आया था, उसने डायरेक्ट पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर यूज्ड इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। तो 5 इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहला इंडेक्स है हमारे पास क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। थर्ड देखते हैं फिस्कल प्रूडेंस। फोर्थ देखते हैं हम डेट इंडेक्स। फिफ्थ देखते हैं हम देखते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे तो इंडेक्स से पूछे तो देख लेना कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। और जो टॉप स्टेट मैंने आपको बता दी कि ओडिशा ने सबसे अच्छा इसमें परफॉर्म किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो नाग MK2 इंडिजिनस मिसाइल है वो किस टाइप का मिसाइल है। सबसे पहली बात पहले देखते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है। इसको DRDO ने डेवलप किया है, इंडिजिनस है, DRDO ने इसको डेवलप किया है। इसकी रेंज है अराउंड 7 से 10 किलोमीटर। तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट इज द नेम ऑफ एडवांस्ड बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम? अभी इंडिजिनसली इसको डिजाइन किया है, इसका नाम है संजय, और साथ में एक भार्गवास्त्र है, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट एंटी ड्रोन मिसाइल है, ठीक है। इसका काम क्या है? टू काउंटर ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए जो हमने फर्स्ट मिसाइल डेवलप की है उसका नाम है भार्गवास्त्र। आपने ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और संजय पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य किरण इज एन एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो बनाया था मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, प्लीज़ उसको देख लेना, उसको मैं लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये सूर्य किरण हमारी नेपाल के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फिशिंग कैट कोलरिंग प्रोजेक्ट है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंप्लीमेंट होगा या हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जो सुंदरवंस है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में देखने को मिलती है। और कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। जो फिशिंग कैट है, अब इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN रेड लिस्ट में इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा है? तो ये है वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा हुआ है। और जो इसका कोलरिंग प्रोजेक्ट है वो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होने वाला है या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में हुआ था? अब फेस्टिवल के बारे में नहीं भी पता हुआ, लेकिन हमें कुछ पासेस का जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से पहले इंटरनेशनल पासेस देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। नाथुला पास किस किस के बीच में है? सिक्किम और चाइना के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिपू लेक काफी कंट्रोवर्शियल रह चुका है। किस किस के बीच में है ये उत्तराखंड और नेपाल और चाइना के बीच में है, ठीक है। अगला देखते हैं जेलेप्ला। साथ साथ में ज्योग्राफी भी कवर हो रही है।
सिर्फ करंट बेस्ड नहीं है इसमें कुछ भी। ज़ेलेप्ला हमारा सिक्किम को किससे कनेक्ट करता है? लहासा। लहासा कहाँ पे है? तिब्बत में। तो जो हमारा पंगसाऊ इंटरनेशनल फेस्टिवल है, अब जो पंगसाऊ पास है, पंगसाऊ पास किसको कनेक्ट करता है? ये हमें कनेक्ट करता है इंडिया और म्यांमार को। इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करता है। तो म्यांमार को कनेक्ट करता है, लेकिन कौन सी स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली 5000 साल पुराना एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कौन सी इनमें से कौन सी साइट पे मिला था? तो सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जो लोथल है वो कहाँ पे? गुजरात में। और किस लिए फेमस है ये? पोर्ट सिटी, एंशियंट पोर्ट सिटी के लिए फेमस है। और ढोलावीरा जो कि एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। ये कौन सी स्टेट में है? ये गुजरात में है। और ये भी किस लिए फेमस है? एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हमारा राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगम हमारा है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में हनुमानगढ़ में। यहाँ पे भी सबसे पुराने एविडेंसेस मिलते हैं किसके? अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के। प्लॉड फील्ड मिलता है यहाँ पे, हमें प्लॉड फील्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो 5000 साल पुराना एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें कहाँ देखने को मिला है? राखीगढ़ी में। और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक ड्राइड रिवर बेड ऑफ चौतांग रिवर। चौतांग रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि चौतांग रिवर कौन सी हड़प्पन साइट के साथ एसोसिएटेड है। तो राखीगढ़ी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी एक और संस्कृत की इंस्क्रिप्शन मिली थी हमें, गिलगित, जो कि पीओके में है। पीओके में है, वहाँ पे हमें एक 4th सेंचुरी की संस्कृत इंस्क्रिप्शन देखने को मिली थी। और किसको डेडिकेटेड थी वो? शेविज्म को से लिंक थी। और उस पे किस फिगर का मेंशन था? वो पुष्पसिंगा का नाम उस पे मेंशन था। ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट उसको यूज किया गया था उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो CGWB की रिपोर्ट आई है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के ऊपर, तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ कंटेमिनेशन, नाइट्रेट कंटेमिनेशन कौन सी स्टेट में था? तो पहले तो कॉजेस देख लेते हैं कि कॉजेस क्या हैं। एक्सेस नाइट्रेट के जो हमें कंटेमिनेशन देखने को मिल रही है उसके कॉजेस क्या हैं? तो सबसे पहला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज हो रहा है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, एनिमल मैन्योर हो गया, या अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि डायरेक्टली हमारे पीने वाले पानी में जा रहा है। और अगर इसका आंसर मैं बताऊं आपको तो इसका आंसर राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान में क्या कारण है? राजस्थान में ऐसा कारण है कि वहाँ पे एक्सेसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें काफ़ी सारा फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है जिसमें नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा है। और ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, जिसकी वजह से वहाँ की उसकी जो नाइट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है वो उसमें बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक ट्रेडिशंस रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोस नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? पॉपुलरली उसको बाल्कन ब्लूज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सेब्दा लिंका। और ये कौन सी कंट्रीज में होता है? ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इन कंट्रीज का ये म्यूजिक है। रिसेंटली इसको यूनेस्को की नेशनल इन्वेंटरी में इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जो प्रोजेक्ट विस्तार है, प्रोजेक्ट विस्तार
एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और कौन सी आईआईटी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, किसका कोलैबोरेशन है ये? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी मद्रास के साथ ये हमें देखने को मिलता है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अभी हाल ही में मतलब कौन से प्लेस में हुआ था, उससे पहले देख लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब है, ठीक है। 9th जनवरी को इसको मनाते हैं, बाई एनियल है ये, 2 साल में एक बार इसका जो कन्वेंशन होता है वो 2 साल में एक बार होता है। और जो रिसेंट का जो कन्वेंशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में। और इसका जो इसको इम्प्लीमेंट करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 का, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पता क्या बताता है कि उस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी फ्रीडम है, कितनी कंट्रीज वो वीज़ा फ्री जा सकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसका पासपोर्ट है वो है सिंगापुर, और इंडिया की इसमें रैंक है 85th, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी, कौन सी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो केबुल लमजाओ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कहाँ पे? ये है मणिपुर में। और जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारी असम में। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है त्रिपुरा में। और जो डेम्पा टाइगर रिजर्व है वो है मिजोरम में। तो रिसेंटली जो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई है वो हमें कहाँ देखने को मिली है? सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लीड्स की रिपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। लीड्स का क्या है? ये लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है। किससे इंस्पायर है ये? वर्ल्ड बैंक की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की एक रैंकिंग आती है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। और जो रीसेंट वाला है, रीसेंट हमें 2023 में देखने को मिलता है ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। उसमें इंडिया की रैंक है 38th रैंक पे इंडिया स्टैंड करता है। उससे जो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स से इंस्पायर होके जो हमारी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसने लीड्स रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया था। तो इसमें पूछ रहा है बिसाइड्स हरियाणा, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, कौन सी अदर स्टेट अचीवर कैटेगरी में थी? इसमें परफॉर्मर्स होते हैं, अचीवर्स होते हैं और एस्पायरर्स होते हैं, ठीक है। तो जो अचीवर्स में थी वो थी हमारे पास हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उसके अलावा उत्तर प्रदेश। और जो परफॉर्मर में थी वो सबसे बेस्ट थी गुजरात सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टेट थी। कौन सी में? कोस्टल एरियाज में, ये सारी लैंड लॉक्ड में थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च दी गरुडाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम टू कॉम्बैट फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट्स। जो फॉरेस्ट में इलीगल एनक्रोचमेंट्स थी उनको टैकल करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? तो ये थी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, जिसने गरुडाक्षी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था एफआईआर लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी के ऊपर जो ग्लास ब्रिज है इंडियाज का, वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ये ब्रिज किस किस को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को थिरुवल्लूर जो स्टैचू है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करता है, थिरुवल्लुवर। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में लोकेटेड है।
ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैच्यू को ये कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है। अब इंडिया की जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये कहाँ पे कौन सी स्टेट में है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो स्कीम है वो है क्या। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? टू रिवाइव ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन को रिवाइव करना है इसका एम है। और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो एंटायर कॉस्ट होता है वो कौन कैरी आउट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मींस उसको सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, उसको एंटायर कॉस्ट नहीं दे रहा है, कुछ शेयर्ड होगा, वो 60-40 होगा अदर स्टेट्स के लिए और 90-10 होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले एक बार बहुत पहले न्यूज़ आई थी कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया की वो कौन सी है? वो सिक्किम है। तो सिक्किम में ही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है वो कहाँ पे बना है? सोरेंग कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया एआई हैज पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी? किसके साथ इसने पार्टनर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम की डेवलपमेंट के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया एआई है क्या? ये भारत सरकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है जो कि एआई का इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उनको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ठीक है, तो पहले इन रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। जो झेलम रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन होता है स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग, ठीक है, कश्मीर में। और जो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और जो अंजी रिवर है, जो अंजी खड है, वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और तावी भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। और रावी रिवर कहां से राइज करती है? रावी रिवर राइज करती है हमारा बड़ा बंगाल कहां पे? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में इसका राइज होता है। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है वो हमारी आंजी रिवर या आंजी खड के ऊपर बना है। ठीक है, फर्स्ट है इसलिए न्यूज में और आ भी सकता है। और इसकी जो लेंथ है, कितना लंबा है ये? 725.5 मीटर्स लॉन्ग है ये। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? जो फ्लेमिंगो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ से आती हैं? हर विंटर नवंबर से मार्च ये माइग्रेट करती हैं अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ईरान और पाकिस्तान से ये कहाँ को आती हैं? इंडिया में आती हैं। इंडिया में ये कहाँ पे आती हैं? रन ऑफ कच्छ, थाने क्रीक और पुलिकट लेक। तो जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है उसको एक इको टूरिज्म इवेंट, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एक स्ट्रेटेजिक टनल है जेड मोर टनल। जेड की शेप में है, उसमें इतने जेड की तरह उसके जो टर्न्स हैं उसकी वजह से इसका नाम जेड मोर टनल है। ठीक है, सोनम मार्ग में लोकेटेड है कश्मीर में। अब ये पूछ रहा है कि कौन से ग्लेशियर के नीचे इसको बनाया गया है? तो ये थाजीवास ग्लेशियर के नीचे इसको बनाया गया है। अब
जो कोलाहोइक जो ग्लेशियर है वो कश्मीर में है। साथ साथ में ये ना स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा आपका। सियाचिन ग्लेशियर हमें पता है लद्दाख में है। जो दरांग द्रुंग ग्लेशियर है वो झांसकर, वो भी झांसकर और लद्दाख में है। ठीक है। और जो स्ट्रेटेजिक अदर जो टनल्स हैं जैसे जोजिला है, जोजिला किसको कनेक्ट करती है? श्रीनगर टू लद्दाख। जो सेला टनल है, सेला टनल पे शायद एफकेट में पीछे क्वेश्चन भी आया था कि ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है। और अटल टनल काफ़ी फेमस है, काफ़ी टूरिस्ट जहाँ यहाँ पे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है। ठीक है। ये अदर स्ट्रेटेजिक टनल्स हैं, आपने इनका ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुका रेविलियन, इसकी जो जो जब ये हुआ था, ये जनवरी महीने में हुआ था, तो ये न्यूज़ में था, इसलिए हमें थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इससे हमारा स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा हिस्ट्री का। ठीक है। जो कुका रेबेलियन है वो कब हुआ था? 19th सेंचुरी में। कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब में ये हुआ था। और इसके जो कारण थे क्या थे कि जो सिख की प्योरिटी है, ठीक है, रिस्टोर करना है। किसको? रिस्टोर सिख प्योरिटी। और जो अदर फॉर्म्स ऑफ जो भी हमारे पास इल प्रैक्टिसेस थी, जैसे जो हो गया सती हो गया या कास्ट सिस्टम हो गया, उसके अगेंस्ट भी ये काम करते थे। ठीक है। इनको किसने लीड किया था? इनको लीड करने वाले थे संत राम सिंह। ठीक है। सतगुरु राम सिंह, बाबा राम सिंह भी ऑप्शंस में आ सकता है, तो ध्यान रखना है। इसको किसने स्टार्ट किया था? बाबा राम सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। कहाँ पे? पंजाब में। किस किस के खिलाफ? कास्ट और डाउरी, सती, और टू रिवाइव प्योर सिख प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेडेक्स मिशन वाज लॉन्च्ड यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पेडेक्स मिशन था क्या। ठीक है। अब इस मिशन में क्या था कि हमने दो जो स्पेस क्राफ्ट थे उनको पहले हमने लोकेट किया, एक ने एक दूसरे को लोकेट किया, फिर उसमें ज्वाइन किया। तो ऐसा करने वाली हमारी इंडिया जो है फोर्थ नेशन बना है, फोर्थ नेशन आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। ठीक है। हम फोर्थ नेशन बने ऐसा करने वाले। और इसमें क्या था? दो सेपरेट सैटेलाइट्स थे, एक चेजर था, एक टारगेट था। चेजर ने टारगेट को लोकेट किया और वहाँ पे डॉक किया और अनडॉक भी किया। तो ऐसा करने वाले हम फोर्थ नेशन बन गए। और जो हमने व्हीकल इसको यूज़ किया था लॉन्च करने के लिए वो था हमारे पास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-60। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंडियन नेवी का कौन सा नेवल शिप है जो कि AI टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है। तो इसका आंसर है INS सूरत। जो INS सूरत वो किस तरह का शिप है? वो एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक शिप है इंडियन नेवी का, जो फोर्थ एंड लास्ट कौन सी कैटेगरी का? फोर्थ एंड लास्ट विशाखापट्टनम क्लास, फोर्थ एंड लास्ट ऑफ विशाखापट्टनम क्लास। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि विशाखापट्टनम क्लास कौन से प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट 15B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन मौसम, जो कि हाल ही न्यूज़ में था, क्योंकि जो हमारा IMD है, IMD जो है वो न्यूज़ में था। उसकी जो शायद उसका 100 ईयर था या 150 ईयर था, मुझे ध्यान नहीं है। तो वहाँ पे वो न्यूज़ में था। तो हमारे जो PM साहब थे उन्होंने मिशन मौसम को लॉन्च किया था। तो मिशन मौसम का जो एम क्या है? जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग है, उनको और रोबस्ट करना। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रपोज्ड डूंगरी डैम है, जो कि ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का पार्ट है, वो कौन सी रिवर को चंबल के बेसिन के साथ कनेक्ट करेगा?
तो ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बनास। बनास जो रिवर है वो डूंगरी डैम को के वाटर को इंटरलिंक करेगी किसके साथ? चंबल बेसिन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हमें एक गंगा सागर मेला देखने को मिलता है, गंगा सागर फेयर, एक एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल गैदरिंग है। वो कहाँ पे होती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गंगा रिवर है वो कहाँ से राइज करती है? गंगोत्री, गंगोत्री से राइज करती है। और जो देवप्रयाग, देवप्रयाग है, वहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं? अलकनंदा, अलकनंदा एंड भागीरथी। इन दोनों के कॉमन फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के कॉमन फ्लो को हम बोलते हैं गंगा। तो अब देखो, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम। पुरी जो है गंगा किनारे पे नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। रामेश्वरम गंगा किनारे नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल, और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा सा हम इसमें, अगर हमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कहाँ पे है, तो हम थोड़ा हिट एंड ट्राई लगा के फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है। जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन पावर ट्रेन है नमो, अब इसका ट्रायल रन रिसेंटली हो गया है, तो कौन से रूट पे हुआ है? तो ये जो है इसका आंसर होगा जिंद। जिंद और सोनीपत के रास्ते में जो ट्रेन रूट है वहाँ पे नमो ग्रीन रेल का ट्रायल चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर होता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका जो बर्थ हुआ था 12 जनवरी को हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और फेमस ये है 1893 में, जो 1893 में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, वहाँ पे इनकी फेमस स्पीच थी। कहाँ पे हुई थी? ये शिकागो में। तो उसके लिए फेमस है। और ये फाउंडर किसके हैं? ये फाउंडर हैं राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के ये फाउंडर हैं। तो ध्यान रखना है, जो नेशनल यूथ डे है किसको कमेमोरेट करता है, किसकी बर्थ को कमेमोरेट करता है? वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। अब जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, फायरफ्लाई, उसको कौन सी प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टलेशन क्या होता है। ज्योग्राफी में हम कॉन्स्टलेशन पढ़ते हैं ना, कि जो पैटर्न ऑफ स्टार्स होते हैं जो रात को दिखते हैं हमें, जैसे सप्तऋषि हो गया, या हम कोई भी पैटर्न देखते हैं बाहर, कभी हमें कोई भालू देखने को मिलता है, या कोई कड़छी की शेप में है, तो वो कॉन्स्टलेशंस है। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। कॉन्स्टलेशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो सोलर सिस्टम है इससे ये बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है, इसलिए ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलो, तो अब जो ये फायरफ्लाई है, जो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, मींस छोटे 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 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है और वहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन बनाना है स्पेस में। तो जो फायरफ्लाई है उसको किसने लॉन्च किया है? पिक्सल। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई ने जो पिक्सल लॉन्च किया है उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसको कौन बैकअप कर रहा है? तो अब पिक्सल के जो फोन्स आते हैं उससे ध्यान रखना, गूगल इसको बैक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पुनात सांगचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 1020 मेगावाट है, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? और ये भूटान में लोकेटेड है, और इंडिया और भूटान की पार्टनरशिप है। ठीक है। और इसमें जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भेल, इसमें पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, द मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इंक्लूडेड इन द 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट आर लोकेटेड इन विच सिटी। अब हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पे है, या ये हमें न्यूज़ में ही नहीं पता है कि एक ऐसी कोई न्यूज़ थी, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मूसी रिवर किसकी है, मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की। मूसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ठीक है। अब मूसी रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है अनंतगिरी हिल्स, अनंतगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, और कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और कहाँ पे फ्लो करती है मूसी, तेलंगाना में, तेलंगाना में फ्लो करती है। तो देखो बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। बस हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ कहाँ से वो पास हो रही है ठीक है। अब जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो महाबलेश्वर हिल्स, कहाँ पे, महाबलेश्वर हिल्स, सतारा सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो लोकेशन बेस्ड हम इसको सॉल्व कर सकते थे, हैदराबाद इसका आंसर होना था, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है, तो चलिए इससे पहले हम बाकी बोर्ड्स देख लेते हैं, बाकी कौन कौन से बोर्ड्स होते हैं। इस पे स्टैटिक पार्ट का हमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि टी बोर्ड। टी बोर्ड कहाँ पे हमारा, टी बोर्ड हमारा कोलकाता, कोलकाता में है। अभी जो मैं बोर्ड्स लिखूंगा ये सारे किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है। जो कॉफ़ी बोर्ड है वो हमारा कहाँ पे है, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका में। रबर बोर्ड कहाँ पे हमारा, रबर बोर्ड है हमारा कोट्टायम, कोट्टायम केरला। नेक्स्ट बोर्ड हम देखते हैं स्पाइसेस बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड भी हमारा कहाँ पे है, केरला में भी, केरला में ही है, कहाँ पे, कोची में। और उसके बाद हम देखते हैं टोबैको, टोबैको बोर्ड कहाँ पे हमारा, गुंटूर, गुंटूर कहाँ पे हमारा, आंध्र प्रदेश में। ये सारे बोर्ड्स किसके अंडर वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं हम, नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं हम, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो कहाँ पे है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी हमारा बेंगलुरु में है, और ये किसके अंडर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब ये सिल्क बोर्ड है ना, टेक्सटाइल्स का काम आ गया इसका। और रिसेंटली अभी एक और हमें नया बोर्ड देखने को मिला था, मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड। ये कहाँ पे था, देख ये कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है पूर्णिया, पूर्णिया बिहार। और किसके अंडर काम करता है ये, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको एस्टेब्लिश किया है, कहाँ पे, पूर्णिया बिहार में। तो कौन कौन से बोर्ड अभी देखे हमने, टी बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बेंगलुरु, रबर कोट्टायम, स्पाइसेस कोची, टोबैको गुंटूर, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको लुक आफ्टर करती है। मखाना बोर्ड कहाँ पे है हमारा, मखाना बोर्ड हमारा पूर्णिया बिहार, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको लुक आफ्टर करती है। तो वापस चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अब जो टर्मरिक बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, और कहाँ पे ये, निज़ामाबाद तेलंगाना। अब डिटेल्स में मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको ध्यान रहे कि निज़ामाबाद तेलंगाना, जब आप इसको डिटेल में याद करोगे
तो आप भूलोगे नहीं इसको। और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं, होलोन गापार गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ऐसे आप सोचोगे कि ये करंट अफेयर्स में क्यों है, लेकिन करंट अफेयर्स में इसलिए था क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने रिसेंटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग को उसने वहाँ पे मंजूरी दे दी है। तो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो करंट अफेयर्स में होने के कारण ये न्यूज़ में बन जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये हमारी असम में स्टेटेड है, सिचुएटेड है। और जो जो ये गिबोन है हमारे, इनका ये क्या है, IUCN में इनका क्या स्टेटस है, ये है एंडेंजर्ड है ये। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि IUCN रेड लिस्ट में इनका क्या स्टेटस है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी जो एनुअल मीटिंग हुई थी उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। अब कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो सकती है, जो इसका एनुअल मीट होता है वो कहाँ होता है, एनुअल मीट कहाँ पे होता है हमारा, डेवोस में होता है, और डेवोस स्विट्जरलैंड में होता है। अगर और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वो कॉलोनी में है, वो भी कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और उसका जो एनुअल मीट है वो कहाँ होता है। और इस बार का जो इसका थीम था 2025 को वो था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलारी पयट्टू एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो कौन सी इंडियन स्टेट में ओरिजिनेट हुई है। तो इसको पूछने के पीछे भी एक मोटिव है कि अब जो नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, तो वहाँ पे इसको रिसेंटली डाउनग्रेड कर दिया कहाँ से, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स था ना ये पहले, अब इसको मात्र एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट कर दिया है, एक प्रदर्शनी का एक इवेंट कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था केरला वाली साइड। तो ये कहाँ का है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, कहाँ का, केरला का। ठीक है, अब इंडिया सेलिब्रेट्स पराक्रम दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। अब ये मनाया तो जाता है जनवरी 2023। किसको ऑनर किया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसमें हम उनकी एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि ये जो जब ये 2 बार INC के प्रेसिडेंट रहे थे, 2 बार INC के प्रेसिडेंट रहे थे, और कौन कौन से सेशन में, हरिपुरा 1938, और सेकंड सेशन कौन सा था, त्रिपुरी 1939। देखो करंट के साथ आप स्टैटिक को कैसे लिंक करते हो, वही तो सारा गेम है यहाँ पे। कई बार हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि ये तो स्टैटिक पार्ट ही है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें करंट का लिंक देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी ने और क्या किया था, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन की थी। ठीक है, ही फाउंडेड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। और 2 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, कौन कौन से सेशन में, हरिपुरा 1938, त्रिपुरी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2025। अब रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट जो होता है
वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और वो थे हमारे प्रवोवो सुबियांतो। कहाँ के हैं ये? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। और इनको रिपब्लिक डे के लिए बुलाया था, ठीक है। अब रिपब्लिक डे की हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। क्यों जनवरी 26 ही क्यों? जनवरी 26 ही क्यों चूज़ किया? जनवरी 26 को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसको अलाइन करना था किसके साथ? पूर्ण पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी ना, जो डिमांड थी, वो कब की थी? जनवरी 26 को ही की थी। उसके साथ अलाइन करने के लिए इसको लॉन्च किया, ठीक है। और साथ ही में क्या हुआ था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कब अडॉप्ट हुआ था? वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। और फाइनली कब इफेक्ट में आया था? वो फाइनली इफेक्ट में आया था जनवरी 26 1950। और इसी दिन हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। मीन्स हम रिपब्लिक हो चुके थे, अब हम पे कोई मोनार्क नहीं था, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी जो ब्रिक्स की फर्स्ट कंट्री बनी, जिसने ब्रिक्स को फॉर्मली ज्वाइन किया? तो वो है इंडोनेशिया। चलो देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में भी। तो ब्रिक ओरिजिनली सिर्फ ब्रिक था ये। 2006 में कहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में इसका फॉर्मेशन हुआ। और 2009 में साउथ अफ्रीका को इसमें ज्वाइन करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हुई थी। और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट एडिशंस हुए हैं, ध्यान रखना है, इन पे क्वेश्चन आएगा कि लेटेस्ट एडिशन जो हुए हैं 2024 में, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट एंड इथोपिया, इन कंट्रीज़ ने 2024 में इसको ज्वाइन किया है, ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। और 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया, ठीक है, एज अ फुल मेंबर। तो अभी कितनी कंट्रीज हो गई हमारे पास? अभी हमारे पास टोटल 10 कंट्रीज हैं। और इनका एक अपना खुद का बैंक भी है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ने फॉर्मली ज्वाइन किया था। और 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया ने इसमें ज्वाइन किया है, ठीक है। और 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है, उसमें इंडोनेशिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो जो 18th ब्रिक्स था, वो कहाँ हुआ था? 18th ब्रिक्स हमारा हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था ये। और जो 17th जो था, वो ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ था। जो 18th है, जो नेक्स्ट ईयर 2026 वाला है, वो कहाँ पे होगा? वो इंडिया उसको होस्ट करेगा। इंडिया के पास चेयर है 18th ब्रिक्स की। ये भी ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट, और विच कंट्री होस्टेड द 17th ब्रिक्स समिट। तो उसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा और 18th इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनकी रेलेवेंस अभी तक है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि आउटडेटेड है ये, इनको पढ़ना है। हो सके तो अपनी कॉपी में इनके नोट्स बनाओ। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो।
हमें हमारे सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो और हमें सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।